Is it okay, sir, now? Shall I start? Namaskar. Good afternoon. My name is Dr. Shilpa Erme Patil, Professor and HOD, Department of Kriya Sharir, Shed Govindji Rauji Ayurved College, Solapur. Today I am going to talk about the basic concepts of Prakruti. I have already given 2 lectures on this topic, Prakruti, a magical concept of Prakruti. So on request or due to some questions, again I am talking about the basic concepts of Prakruti. So what is Prakruti? Prakruti क्या है? प्रकृति हमारा स्वभाव, हमारा नेचर है, जो हमारा डेली रूटीन होता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं. अलग अलग व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो समाज का, अपने घर का, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव अलग होता है. प्रकृति यानी टेम्परामेंट, प्रकृति यानी जीनोटाइप, फिनोटाइप, तो अलग अलग तरीके से इट इज़ द बायोलॉजिकल नेचर. आपका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नेचर, टेम्परामेंट, उसे प्रकृति कहते हैं. आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार प्रकृति की व्याख्या होती है, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन. शुक्र शोणित संयोग के समय जो दोष उत्कटता से उपस्थित होता है, उस दोष की, उस गर्भ की प्रकृति बनती है. इसका मतलब प्रकृति एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे गर्भ के निर्माण के समय ही बनता है. तो सोचिए, तो गर्भ का निर्माण कैसे होता है? शुक्र और शोणित का संयोग. शुक्र और शोणित या उत्तम संतति या सुदृढ़ संतति के लिए आयुर्वेद ने एक अलग तरीके से क्राइटेरिया बताया है. उसमें मुख्य कंसेप्ट होता है शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित. स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुर मध्यगंधीच गुंजाफलवस वर्णश्च. तो शोणित और शुक्र के अच्छे गुण, और शुक्र और शोणित या स्पर्म एंड ओवम का जब कंसेप्शन होता है, उस समय जो दोष प्रधान रूप से उपस्थित होता है, उस दोष से उस गर्भ की प्रकृति बनती है. तो इसके पहले जो प्रकृति स्टार्ट करें, मुझे थोड़ा बेसिक कंसेप्ट में जाना पसंद करूंगी मैं. तो जो आयुर्वेद क्रिया शारीर का, या आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम. तो पहले हम डिस्कस करेंगे दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, और फिर उसका कोरिलेशन हम प्रकृति से करेंगे. तो प्रकृति समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. तो सबसे पहले दोष देखिए, आप आपके आजू बाजू में देखिए, एनवायरनमेंट में देखिए, तो आपको दिखाई देते हैं. क्या क्या दिखाई देते हैं आपको? सबसे पहले आपको हवा लगती है. हवा यानी वायु तत्व. हमारी सृष्टि, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है. पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश इस सृष्टि के मूलभूत घटक है, और जो शरीर के ही घटक होते हैं. मनुष्य यह निसर्ग की प्रतिकृति है, जो सिद्धांत लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के रूप में आयुर्वेद शास्त्र में बताया है. शरीर, हमारा शरीर जो होता है निसर्ग की प्रतिकृति है. जो जो सारे भाव हमारे निसर्ग में होते हैं, वो सारे भाव हमारे शरीर में भी होते हैं. तो इसमें सबसे पहला आता है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश यानी पंच महाभूत. आप देखिए, आप नेचर में देखिए, झांकिए. जैसे अभी मैंने बताया वायु, जिसे आयुर्वेद में वात दोष कहा है. विसर्ग आदान विक्षेप ही सोम सूर्य नीला यथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलस्तथा. तो विसर्ग, आदान, विक्षेप, ये 3 क्रियाएं कर्म एक अनुक्रम से करने वाले जो शरीर के दोष है, कफ पित्त वायु. तो विक्षेप यानी हलचल यानी गति का कर्म, मूवमेंट, एंड मूवमेंट्स आर ड्यू टू वात दोषा. देखिए, आप आजू बाजू में आपके हवा चलती है, जिसकी तुलना आयुर्वेद में वात दोष से की है. वायु, इसके बाद आपको क्या दिखाई देता है? सबसे जहाँ पे हम रहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, उस धरती को पृथ्वी महाभूत कहा है. तो पृथ्वी यानी घनता, पृथ्वी यानी स्थिरता, पृथ्वी यानी कठिनता. तो ये पृथ्वी महाभूत होता है. उसके बाद क्या दिखाई देता है आपको? सूर्य दिखाई देता है, जो हमें प्रकाश देता है. सूर्य की किरणों से अनेक सारे भौगोलिक जो सारे घटनाएं होती है सृष्टि के अंदर, जैसे फलों का, फूलों का पकना होता है, वनस्पति की वाड़ होती है, दिन रात जो भी होते हैं, वो भौगोलिक जो भी सारे इवेंट्स होते हैं, भौगोलिक सारी जो क्रियाएं होती है, वो सूर्य से होती है. तो सूर्य यानी तेज तत्व, पृथ्वी, तेज, वायु, इसके साथ साथ हमारे सृष्टि में पानी या जल, आप महाभूत है. जो जल सबको जीवन देता है. पृथ्वी के ऊपर या निसर्ग में जो भी सारे मनुष्य मात्रा, प्राणी मात्रा, वनस्पति है, उन सारों को
जीवन देने का काम ये आप महाभूत करता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और इसके साथ जो सारे इन सारों को व्याप्त करता है, विभु है, वो है आकाश। तो इस तरह से ये पंच महाभूत, यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिमेन दिखाने के लिए, ये देखिए, ये पृथ्वी महाभूत है, एक दगड़ बोलते हैं इसे, ये दगड़ है, पृथ्वी महाभूत है। सो दिस पृथ्वी महाभूत, तो क्या दिखता है आपको? इस पृथ्वी महाभूत से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी से कैसा है ये, जो भी कठिन है, स्थिर है, इसे तोड़ने के लिए हमें इसे तोड़ने के लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ता है। तो इसकी स्थिरता, घनता, ये पृथ्वी की प्रतीक होती है। तो इसी पृथ्वी महाभूत से हमारे शरीर के जो बोन्स होते हैं, जो टिथ्स होते हैं, वो बने हैं। तो इसका मतलब टिथ या बोन्स जो पृथ्वी महाभूत समान घटक होते हैं, वो कैसे हो गए? कठिन हो गए, स्थिर हो गए, बराबर है। तो ये है पृथ्वी महाभूत। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने पानी लिया है, जल महाभूत, जो कि लघु है, शीत है, तृप्तिकर है, पोषण करने वाला होता है। हमारे शरीर का काफी हिस्सा विच इज एक्टिव इन दिस वाटर मीडिया, हमारे शरीर का काफी हिस्सा जो द्रव गुण से या द्रवता से ही कार्य करते हैं। हमारे ऑर्गन्स, हमारे सारे जॉइंट्स जो भी होते हैं, इनमें एक प्रकार से ये द्रव पदार्थ रहता है। जो द्रव पदार्थ या जो जल महाभूत है, पोषण का कार्य करता है। तो ये हो गया जल महाभूत। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने तेज महाभूत का प्रतिनिधित्व, तो मिर्ची को देख के आपको क्या लगता है कि तेज है, तिखट है, इसे बोलते तिखट है। तो ये तिक्तता, ये जो इसका तिखटपना या इसकी जो तेज महाभूत है, उष्ण तीक्ष्णता है। तो ऐसे ही तीक्ष्ण उष्णता हमारे सूर्य में होती है, और सूर्य के संताप से ही हमारे सृष्टि की सारे नैसर्गिक क्रिया, ये घटनाएं घटती है। वैसे ही हमारे शरीर में इस सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला पित्त दोष होता है, जो पचन का कार्य करता है। तो सूर्य से संताप सृष्टि में, और शरीर में पचन का कार्य। तो शरीर में पचन के साथ साथ भूख लगना, क्षुधा, तृष्णा, पचन, पंक्ति, दर्शन, वर्ण, ये सारी क्रिया, जो पित्त की सारी क्रिया होती है, परिणमन होता है। जो भी बाह्य पांचभौतिक पदार्थ हम शरीर में लेते हैं, उन बाह्य पांचभौतिक पदार्थों का पचन करने का काम ये तेज तत्व करता है। परिणमन करने की क्षमता इसमें होती है। तो ये है तेज तत्व का प्रतिनिधित्व। यहाँ पे मैंने खड़ू लिया है, दिस इज अ चॉक पीस। तो इससे हमें पंचमहाभूतों, इसमें पंचमहाभूत कैसे होते हैं, क्या है, कैसे बना है खड़ू? दिस चॉक पीस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किसका संदेश देता है? कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत यानी घनता, स्थिरता। तो कोई भी वस्तु, आप यहाँ पे टेबल लीजिए, कोई भी वस्तु, यहाँ पे आजू बाजू में जो भी सारे वस्तुएं होती है हमारे सृष्टि में, जिसका हम उपयोग करते हैं, तो या तो एक पृथ्वी से बनी होगी, आप से, या तेज से, या आकाश महाभूत से। तो ये खड़ू में पृथ्वी महाभूत हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट इज देयर। तो खड़ू को बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का जो भी इसका ये होता है, साचा होता है, इसमें इस कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को एक सही रूप, एक सही ढंग, उससे ये आकृति, जो खड़ू की आकृति होती है, उसकी जो रचना बनती है, इसके लिए इसमें क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए, जल महाभूत चाहिए। तो ये जल महाभूत अगर आप इसमें मिलाएंगे तो पृथ्वी आ गया, जल आ गया। इसमें एक प्रकार की तरलता या एक प्रकार की देयर इज अ पोरोसिटी, पोरोनेस यहाँ पे है, सच्छिद्रता इसमें होती है। तो ये सच्छिद्रता ये आकाश से बनती है, और इसमें जो हल्कापन होता है वो वायु से बनता है। इस खड़ू को एक विशिष्ट रूप का, इसका रूप है, रंग है, इसका सफेद रंग है। अलग अलग रंग के खड़ू मिलते हैं, अलग अलग रंग के खड़ू बनाते हैं। तो ये रंग यानी रूप यानी तेज महाभूत। तो इस तरह से ये खड़ू भी पंच महाभूतों से ही बना है। लेकिन हम खड़ू को पार्थिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि खड़ू में पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है। जिस घटक में, जिस वस्तु में जिस महाभूत का आधिक्य होता है, उसे हम उस नाम से बुलाते हैं। जैसे खड़ू में पृथ्वी का आधिक्य होता है तो खड़ू पार्थिव हो गया। ये यहाँ पे जो अभी पेन लीजिए, तो पेन में भी सारे महाभूत होते हैं। यहाँ पे मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, टेबल है मेरे सामने, तो टेबल
किससे बनता है? ऊड से बनता है। या टेबल बनाने के लिए उड़न लगती है, तो उड़न यानी पृथ्वी महाभूत, घनता, कठिनता, तो हम इस पे कितना भी जोर अगर डालते हैं तो ये हिलता नहीं है, क्योंकि इसमें कठिनता होती है, सहनन होता है, एक प्रकार का कॉम्पैक्टनेस होता है। तो इस तरह से पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इनसे ही हमारा शरीर बना है और ये हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं, इन पंचमहाभूतों से दोष कैसे बनते हैं। तो वायवाकाश धातुभ्याम वायु, वायु और आकाश से वात दोष बनता है। वायु जैसे अभी बताया मैंने, वायु जो हल्का होता है, लघु, रुक्ष, शीत, खर, वायु और आकाश महाभूत, वायु और आकाश से वात दोष बनता है। हम देखते हैं कि बाहर हम कपड़े सुखाने डालते हैं, तो बाहर कपड़े सुखाने डालते हैं तो थोड़ी देर बाद, 4-5 घंटे बाद कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े क्यों सूखते हैं? हवा से सूखते हैं। अगर देखिए आप, हवा नहीं भी होती है, मतलब अगर बारिश भी होती है तो भी कपड़े कुछ मात्रा में सूखते हैं। हवा तेज चलती है तो कपड़े अच्छे सूखते हैं। इसका मतलब हमारी सृष्टि में जो वायु होता है उसमें रुक्षता होती है, और ये रुक्ष गुण इस कपड़े के अंदर की आर्द्रता, इस कपड़े के अंदर का जो लिक्विड नेचर होता है उससे सुखाता है, और इससे हमारे कपड़े सूखते हैं। तो इसका मतलब सृष्टि में वायु महाभूत होता है जो रुक्ष गुण का होता है, और इसी का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में करता है वात दोष, जो वायु और आकाश से बना है। तो आप देखिए, वायु और आकाश से हमारे शरीर के कौन से घटक बने हैं? कौन से घटक आप बता सकते हैं? कौन से घटक वायु और आकाश महाभूत से या वात दोष से? तो वायु लघु होता है, तो लघु गुण वाले कौन से घटक होते हैं? शरीर में तीनों दोष होते हैं, किंतु कुछ हिस्से में, कुछ प्रधान घटक में, स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे पक्वाशय, कटिसक, स्त्री, स्रोतांश, स्पर्शन इंद्रियम, ये वात दोष के प्रधान स्थान बताए हैं। पित्त दोष आमाशय में रहता है, जिह्वा में रहता है, त्वचा में रहता है। कफ दोष क्लोम, परवाणी, आमाशय, संधि, यहाँ पे रहता है। तो अलग अलग दोष सारे शरीर में होते हैं। अधो शरीर वात दोष का प्रधान बताया है, मध्य शरीर पित्त दोष का, और ऊर्ध्व शरीर कफ दोष का प्रधान पार्ट बताया है। यहाँ पे इस दोष का प्रधान कार्य चलता है, इसीलिए इनके ये प्रधान होते हैं। तो शरीर में वायु और आकाश से बने वाले जो भी कैविटीज होती है, स्पेसेस होते हैं, हमारे स्त्रोतस लीजिए, हमारे इंद्रिय लीजिए, नासा, कर्ण, हमारे हॉलो ऑर्गन्स जो आमाशय है, पक्वाशय है, ग्रहणी है, यकृत, प्लीहा, सारे जो हॉलो नेचर के होते हैं, इनमें आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। तो हॉलो नेचर वाले जो भी होते हैं, तो इनमें कुछ हम पदार्थ, जैसे आमाशय आम अन्न का धारण करता है, पक्वाशय पक्व अन्न का धारण करता है, यकृत और प्लीहा ब्लड का स्टोरेज करते हैं। तो ऐसे जो कोष्ठ, इसे आयुर्वेद में कोष्ठ कहते हैं या आशय प्रदेश कहते हैं, तो इन सारे आशयों में वायु और आकाश का प्राधान्य होता है। तो इस तरह से शरीर में हर जगह पे वायु है। वायु नित्यम, वायु को भगवान माना है। वात दोष यानी भगवान, ईश्वर, साक्षात प्रभु। तो इस तरह से ये वात दोष। तो ये मैं सारा क्यों बता रही हूँ आपको? तो इसका हमें कोरिलेशन करना है प्रकृति से। आप वात दोष की प्रकृति अगर आप समझना चाहते हो तो आपको समझना है वात दोष किससे बना है। वात दोष वायु और आकाश से बना है, और वायु और आकाश के जो भी गुण होंगे वो हमारे वात दोष के प्रकृति के व्यक्ति में ज्यादा हमें दिखाई देंगे, और इसका ज्यादा इफेक्ट हमें दिखने लगेगा। दूसरा आता है पित्त दोष। पित्त जैसे अभी बताया, तेज का प्रतिनिधित्व। जैसे सृष्टि में सूर्य संताप होता है, देखिए आप, अलग अलग फल अलग अलग सीजन में आते हैं। एक उदाहरण, एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ आम का। कच्चा आम जो हरा मैंगो होता है, ग्रीन मैंगो जो होता है, वो खट्टा होता है। तो मैंगो कैसे हम इसे राइप करते हैं, कैसे हम इसे पकाते हैं? तो मैंगो राइप करने के लिए हम वहाँ इसे एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ सूर्य का मतलब अंधा, ऐसे जहाँ पे ज़्यादा तमगुण होता है, या ऐसे कोई भी खोली में या कोई भी ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उसे ठंड ना लगे, तो गर्म हम उसे रखते हैं। जितना ज़्यादा गर्मी में आप इस कच्चे आम को रखेंगे उतने अच्छे से वो पिक जाएंगे, या उसे अच्छे से उसका रंग आएगा, उसका रस बदल जाएगा। तो पहले जो कच्चे मैंगो थे, कच्चे आम थे, जिसका रस खट्टा था, वो थोड़े दिनों में, 4-8 दिनों में पक जाएंगे तो एकदम मधुर रस में परिवर्तित होते हैं। तो ये परिवर्तन करने की क्षमता किस में होती है? पित्त दोष में होती है। तो इसीलिए अगर हम इसे ठंडे जगह पे रखेंगे तो आम अच्छे से पकेंगे नहीं, उसमें जो मिठास होनी चाहिए वो मिठास नहीं होगी। तो ये परिवर्तन, परिणमन करने की क्षमता पित्त दोष में होती है। इसीलिए जो भी व्हाटएवर वी ईट, जो भी सारे विजातीय पदार्थ, जो भी हमारे शरीर के गुणधर्म के अलग गुणधर्म के होते, आप सोचो
हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल, तो इससे ही हमारे शरीर का पोषण होता है। तो जब हम रोटी सब्जी दाल खाते हैं तो उसका रंग रूप वर्ण बहुत अलग होता है, किंतु इससे ही हमारे शरीर का पोषण होता है और इससे ही हमारे शरीर के दोष धातु मल बनते हैं। तो ये हो गया पित्त दोष। तो पित्त तेज महाभूत से बना है। तो इसीलिए पित्त प्रकृति के व्यक्ति कैसे होते, तेज होते हैं, हमेशा तड़फड़ करते रहते, चिढ़ते हैं, हमेशा हर बात उनके एटीट्यूड में रहते, भूख ज़्यादा लगती है, पचन प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है, प्यासे होते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। तो इस तरह से ये पित्त के गुणधर्म हो गए। तो ये बेसिक कंसेप्ट से प्रकृति के ये दोषों को हमें समझना है। अब दोष और महाभूतों का संबंध अगर समझ लेंगे तो प्रकृति समझने में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। तीसरा हमारा दोष होता है कफ दोष। अम्बः पृथ्वी विव्याम श्लेष्मा। कफ दोष बनता है अम्ब और पृथ्वी, जल और पृथ्वी महाभूत से, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, जल और पृथ्वी महाभूत। तो देखिए जल भी है तो जल से स्निग्धता, क्लेद, और पृथ्वी से घनता, सहनन। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन कफ दोष होता है और कफ प्रकृति होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कफ प्रकृति को श्रेष्ठ माना है, जो कि स्थिर होती है, जो जिसमें सहनन कॉम्पैक्टनेस अच्छा होता है। कफ के स्थिर, गुरु, कठिन, स्निग्ध, पिच्छील, स्तिमित, इन सारे गुणों से कफ प्रकृति की व्यक्ति या कफ प्रकृति के लोग भी वैसे ही स्वभाव के होते हैं। उनका चलना, उनका बोलना, उनका विचार करने का, उनकी क्षमता, उनकी स्मरण शक्ति। अब देखिए कि शरीर के हर अवयव पर, हर पार्ट पर इन सारे गुणों का परिणाम हमें देखने को मिलता है। अपने बोलने का तरीका, अपना स्वभाव शांत, जैसे वात प्रकृति के लोग चल होते हैं, पित्त प्रकृति के तीक्ष्ण होते हैं, हमेशा तड़क फड़क रहते हैं, हमेशा चिढ़ने वाले होते हैं। कफ प्रकृति के एकदम शांत, स्थिर, शीत। क्यों? जल महाभूत के गुण देखिए, जल महाभूत शीत है, स्थिर है। पृथ्वी महाभूत, ये जो मैंने अभी बताया, तो पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी कठिन है, स्थिरता है। तो सोच के बताएंगे, जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, सारी बातें सोच के ही करेंगे। क्या खाना है, क्या कैसे करना है, कौन सा काम करना है, ये सारी बातों में उनकी स्थिरता होती है, क्योंकि स्थिर गुण का शरीर और मन के ऊपर हुआ ये एक परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से पंचमहाभूत दोष और पंचमहाभूत और दोषों से ही हमारे शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे सप्त धातु बनते हैं। धातु के ऊपर मैं एक अलग से सीरीज दूंगी नेक्स्ट वीक में। उस समय हम धातु के जो भी गुणधर्म होते हैं, धातु का महत्व क्या होता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो मेरे पिछले 2 सेशंस लिए थे उसमें भी कई सारे सवाल आए थे, उस सवाल के अनुरूप मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो हमारी प्रकृति प्राकृत और वैकृत दोष से बनती है। इसका मैं थोड़ा, सब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं जीन्स स्टडी के बारे में। एक्चुअली प्रकृति जो भी हम अभी पढ़ते हैं या पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा काम प्रकृति के ऊपर हो चुका है, बहुत सारा होना बाकी भी है। किंतु जहाँ तक मेरी समझ है तो देखिए, अगर स्पर्म और ओवम इनके यूनियन से या इनके कंसेप्शन से ही गर्भ का निर्माण होता है। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत कुक्षिगते गर्भसंज्ञा लभते तम चेतनावस्थितं वायु विभजति तेजः एनं पचति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद पंचपीड़का। तो इस तरह से शुक्र शोणित का संयोग। तो शुक्र एक हमारे डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि जीन्स के बारे में बताए या बच्चों के बारे में बताए या प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें मॉडर्न का क्या रोल होता है। तो मॉडर्न तो जीनोटाइप, जिसमें जीन्स कैरेक्टर और जीन्स कैरेक्टर जो एक यूनिफॉर्म या जो हमारे दिखते हैं शरीर अवयव में, हमारे स्वभाव में, हमारे हर एक हिस्से में दिखते हैं, तो इसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो शुक्र शोणित संयोगे स्पर्म एंड ओवम का यूनियन समझ लीजिए। स्पर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें वात का आधिक्य होता है और ओवम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कफ का आधिक्य होता है। तो स्पर्म एंड ओवम का यूनियन हो गया। जो वात एक प्रकृति है और उस दूसरे की प्रकृति कफ होता है। तो वायु एग्रेसिव होता है, वायु ज़्यादा गतिमान होता है और स्पर्म डोमिनेंट होते हैं। तो इस डोमिनेंट स्पर्म के वात के कैरेक्टर से जो कफ का कैरेक्टर होता है, जो शीत है, स्निग्ध है, लघु है, तो ये सारा कैरेक्टर जो होता है थोड़ा इसका जो प्रभाव होता है वो कम होता है और जो प्रोजेनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो ज़्यादातर वात कफ प्रधान होता है। इस स्थिति में अगर स्पर्म वात प्रधान होता है और
ओवम कफ प्रदान होता है, तो इस स्थिति में जो प्रोजेनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन होते हैं, वो ज़्यादातर वात कफ प्रदान होते हैं। तो वाइस वर्सा ऐसे ही प्रकृति का स्पर्म और ओवम से ये होता है। मतलब जो हमारे शास्त्र ने कहा है, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कट, ये एक रीज़न हो गया कि माता पिता के अनुरूप बच्चे होते हैं, माता पिता के जैसे ही होते हैं। दूसरा एक इसमें कंट्रोवर्सी ऐसा है कि बहुत बार ऐसे होता है कि माता पिता से बहुत अलग बच्चे होते हैं, तो इनका क्या कारण होता है? तो एक कारण जो हमें देखने मिलता है कि माता पिता के अनुरूप बच्चे होते हैं क्योंकि जीन्स कैरेक्टर, या जैसे अभी मैंने बताया स्पर्म और ओवम के दोषों के गुणधर्म। दूसरा एक कारण होता है, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। आयुर्वेद में प्रकृति निर्मापक भाव बहुत सारे बताए हैं, जिसमें काल है, गर्भाशय की स्थिति होती है, ऋतु होता है, माता और पिता का आहार विहार होता है, उनकी मानसिक स्थिति होती है, गर्भाशय की स्थिति होती है। इसके साथ साथ हमारे आचार्य चरकाचार्य ने मातृज, पितृज, रसज, श्लेष्मज, आत्मज, ये सारे भावों का भी वर्णन किया है। तो यूट्राइन फैक्टर्स और एक्स्ट्रा यूट्राइन फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मिलके ही प्रकृति निर्माण होती है। तो ये एक रीज़न हो गया स्पर्म और ओवम का। अगर मानो स्पर्म वात प्रदान होता है और ओवम भी वात प्रदान होता है, तो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग जो होती है तो वो वात प्रदान होने की 99% चांसेस होते हैं। स्पर्म पित्त प्रदान होता है, ओवम कफ प्रदान होता है, तो वहाँ पे डोमिनेंस या जो स्पर्म का होता है, इससे पित्त कफ प्रकृति बन सकती है। तो एडिशनल फैक्टर्स अभी जो मैंने बताया, डाइट, माता का आहार विहार, पिता का आहार विहार, ये सारे फैक्टर्स भी वहाँ पे हमें देखना चाहिए। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हमें देखने मिलता है। इसके साथ साथ एक प्रश्न था कि प्रकृति बदलती है क्या? हर एक उम्र में हमारी प्रकृति बदलती है क्या? जैसे अगर बच्चे होते हैं, बच्चों में कफ का आधिक्य रहता है, तरुण अवस्था में पित्त का आधिक्य रहता है और वृद्धावस्था में वात का आधिक्य रहता है। समझ लीजिए एक व्यक्ति की प्रकृति वात कफात्मक होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके प्रकृति में बदलाव आते हैं क्या? ऐसा एक प्रश्न हमारे डॉक्टर ने पूछा था, तो इसका उत्तर मैं देना चाहूँगी। प्रकृति एक ऐसा सिद्धांत है, प्रकृति नाम जन्म मरणांतराल काल भाविनी गर्भावक्रांति समये स्वकारणोद्रेकित निर्विकारिणी दोष स्थिति ही। तो प्रकृति यानी गर्भावक्रांति के समय निर्माण होने वाली निर्विकार दोष स्थिति, जिससे कोई विकार नहीं बनते हैं। प्रकृति नाम जन्म मरणांतराल कालिनी, देखिए इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। जन्म मरणांतराल काल भाविनी मतलब जन्म से मरण तक जो हमारा साथ देती है, जो बिल्कुल नहीं बदलती, जन्म से लेके मृत्यु तक जो स्थिति होती है या जो दोषों का आधिक्य होता है वो बिल्कुल बदलता नहीं है। तो इसका उत्तर यह है, प्रकृति वैसे तो हमारी बदलती नहीं है, किंतु इसका एक दूसरा एंगल भी है। प्रकृति या दोष, हमारे शरीर में दो प्रकार के दोष होते हैं, प्राकृत दोष और वैकृत दोष। ये एक संकल्पना यहाँ पे समझ लीजिए आप। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं वो हमें अच्छे से समझ आएंगे या उसका आंसर हमें मिल जाएगा। प्राकृत दोष जो मैंने अभी बताया, शुक्र शोणित संयोग के समय जो दोष प्रधान होते हैं, जिस दोष की अधिकता होती है, ये दोषों से ही प्रकृति बनती है। तो ये हो गए प्राकृत दोष, यानी स्पर्म और ओवम के जो दोषों का आधिक्य होता है उसे कहते हैं प्राकृत दोष। तो देखिए अभी एक बार स्पर्म और ओवम का यूनियन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो गर्भ का निर्माण हो गया। तो फिर गर्भ का निर्माण होने के बाद आप थोड़ी गर्भ को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो दोषों की स्थिति तो एक बार बन गई है, तो उस दोषों की स्थिति को तो बिगाड़ नहीं सकते, या उसका जो यूनियन होता है उसे हम तोड़ नहीं सकते। तो प्रकृति कैसे बदलेंगी, ये सवाल ही नहीं उठता। प्रकृति बदल ही नहीं सकती, क्योंकि गर्भ का एक बार निर्माण हो गया तो गर्भ अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फिटल जो ये होते हैं, हर महीने में फिटस की तो ग्रोथ हो जाएगी। और एक बार बच्चा ये हो गया, डिलीवरी हो गई, बर्थ हो गया बच्चे का, तो फिर ये जो स्पर्म ओवम का जो दोषों का प्रधान था वो कहाँ गया? उसको हम कैसे तोड़ेंगे? तोड़ ही नहीं सकते। तो ये सवाल ही नहीं है कि प्रकृति को बदला जा सकता है, किंतु कुछ मात्रा में जो प्राकृत मतलब जो प्रधान दोष होता है, समझो अभी जैसे मैंने बताया वात दोष प्रधान है, तो वात दोष का प्राधान्य तो बदल नहीं सकता, किंतु जो वैकृत दोष यानी जो
जैसे हमारा डेली रेजिमेंट होता है, जो हम खाते हैं, जो जैसे हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे अभी ठंडी के दिनों में हमारे शरीर की रुक्षता बढ़ती है। शरीर की रुक्षता तो हर एक व्यक्ति में बढ़ेगी, किंतु वात प्रकृति प्रधान होती है तो उसमें रुक्षता ज़्यादा ही दिखाई देगी। पित्त में मीडियम तरीके से होगी। कफ में बहुत ज़्यादा उसको रूखापन या उसकी स्किन को ज़्यादा ऑइंटमेंट, मलम या मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो उसमें कफ की प्रधानता है, और कफ कौन से गुण का है? स्निग्ध गुण का है। तो अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे, आप अगर ठंडी में ज़्यादा एक्सपोजर आपको रहेगा, शीत गुण ज़्यादा शरीर में होगा, तो फिर वात तो बढ़ने ही वाला है। तो इस तरह से जो भी आपका डेली रेजिमेंट, जो भी आप खाते हैं, डाइट, आहार संभव मनहा, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, त्रिगुण, और त्रिगुण मतलब पित्त में सत्वगुण का आधिक्य होता है, वात दोष में रजगुण का और कफ दोष में तमगुण का आधिक्य होता है। तो इसे भी हमें देखना है, सत्व, रज और तम। तो सात्विक खाना कहीं बाजार में नहीं मिलता है, तो वो तो हमारे घर में ही बनता है, जिस तरह से हमारे घर के जो लोग होते हैं, जो जिस भावना से खाना बनाते हैं, उस भावना से ही सात्विकता आती है। जो बाजार में जो जिससे पैसे कमाने के लिए जो अन्न बनता है, उससे सात्विकता नहीं मिलती है। तो सात्विकता बाजार में नहीं मिलती, तो उसे हमें क्रिएट करना होता है छोटी छोटी चीज़ों से। अलग से एक सेशन होगा जिसमें मैं कुकिंग विथ दोषा और आयुर्वेदा कुकिंग कैसी होती है उस बारे में भी मैं बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से वैकृत दोष, जो हमारे नित्य जो दोष बनते, आज मैंने अचार खा लिया, ज़्यादा मात्रा में अचार तीखे पदार्थों का सेवन कर लिया, तो मेरा दोष कौन सा बढ़ गया? पित्त दोष का प्रधान हो गया। तो इसका सेवन मैंने लगातार मैं करती रही, तो मेरे शरीर में पित्त दोष बढ़ेगा, पित्त का प्रकोप होगा। तो मेरा शरीर कौन से भी प्रकृति का हो, वात का हो, पित्त का हो या कफ का हो, किंतु मैंने पित्त प्रकोपक आहार का सेवन किया, विहार का सेवन किया, तो मेरे शरीर का पित्त दोष बढ़ेगा। तो इसका मतलब हो गया, तो मुझे लगेगा कि पित्त बढ़ गया है तो मेरी प्रकृति चेंज हो गई, तो ऐसा नहीं है। तो एज के हिसाब से या हमारे डेली रेजिमेंट के हिसाब से वैकृत दोष बनते हैं, और वैकृत दोष के अनुरूप हमें ऐसे लगता है, कई बार ऐसे होता है, बच्चे अलग अलग जगह पे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं जॉब के लिए चले जाते हैं, हम भी कभी कभी देशांतर करते हैं जॉब के लिए या कोई भी व्यक्तिगत कारण के लिए हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, हमारा गाँव छोड़ जाते हैं, दूसरे गाँव जाते हैं, कई बार आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेदर कंडीशंस, वहाँ के डाइट स्टाइल, वहाँ की लाइफ स्टाइल, आपका वर्किंग पैटर्न, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, तो इससे आपको लगता है कि मेरी प्रकृति बदल गई, अब मैं बदल गया, अब मुझे ये पसंद आता है, अब मुझे ये नहीं पसंद आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारा ऊपर के बदलाव होते हैं। आपके शरीर का जो मूल पैटर्न है, आपके शरीर के जो मूलभूत दोष होते हैं, मूल प्रकृति होती है, उसमें बदलाव नहीं आता है, क्योंकि वो प्राकृत दोषों से बनी है। और बदलाव किस में आता है? वैकृत दोषों में आता है। तो जैसे बताया मैंने, पित्त बढ़ जाता है हर एक सीजन में, जैसे ऋतु संधिकाल होते हैं, षट चक्र बताए गए हैं, जो हर एक ऋतु में, जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, हर एक ऋतु में वात, पित्त, कफ संचय, प्रकोप, प्रशम अवस्था में जाते हैं, और इनके अनुरूप हमें कभी कभी पित्त बढ़ता है, फिर अपने आप पित्त का शमन हो जाता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन किया है, जिसे हम फॉलो करेंगे तो ये दोष नहीं बढ़ेंगे और आपकी प्रकृति बदले जैसी आपको नहीं लगेगी। तो इसका उत्तर मेरे पास ये है कि मूल प्रकृति बदलती नहीं है, हर एक एज में प्रकृति बदले जैसी लगती है, वैकृत दोषों में बदलाव आता है, और इस हिसाब से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, या हमारे शरीर के कुछ भावों में या साइकोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टर्स में बदलाव आते हैं, जो चिकित्सा से भी आ सकते हैं। जैसे अगर वात का व्यक्ति होता है तो वात प्रधान विकार होने की संभावना अधिक होती है। तो अगर वो साल में एक बार बस्ती या पंचकर्म या हमेशा स्नेहन का प्रयोग करता है, तो उसमें जॉइंट पेन या संधि, जकड़न, अकड़न या रुक्षता जैसे जो विकार होते हैं वो कम ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया कि प्रकृति बदलती नहीं है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, और एक दूसरा, यहाँ पे मैंने कुछ प्राणी मैंने यहाँ पे लिए हैं जो आपको बताएंगे वात, पित्त, कफ। ये यहाँ पे एक जो प्राणी है, एक मॉडल है प्राणी के। ये यहाँ पे है गधा, और दूसरी है गोट, अज। तो इनको देखकर आपको कुछ समझ में आता है, गधा या अज। तो गधा
गृध, हम बच्चों को बोलते क्या गधा है, समझता नहीं है क्या, तो इसका मतलब इस गधे की समझ या गधे की स्मरण शक्ति, गधे की बुद्धिमत्ता थोड़ी कम ही होती है। अज, शेड़ी, गोट, जो हमेशा घूमती फिरती रहती है, बहुत खाना खाती है, लेकिन इसका शरीर लघु होता है, चपल होती है, भागती दौड़ती रहती है। तो ये दोनों जो प्राणी होते हैं वो रिसेंबल करते हैं हमारे वात प्रकृति से, वात दोष से। और वात दोष जो लघु चपल, तो जो पंचमहाभूत और उनका दोषों के साथ संबंध, और इस तरह से लघुता, चंचलता, अस्थिरता, रुक्षता, ये सारे जो गुण होते हैं, इसका परिणाम इस प्राणी में भी हमको देखने मिलता है। और इसीलिए आयुर्वेद में इनका वर्णन अनुकत्व के तौर पे किया है। इन प्राणियों को देखकर हमें वात प्रकृति को समझना है कि वात प्रकृति कैसी होती है, वात प्रकृति का स्वभाव कैसे होता है। दूसरे प्राणी दो यहाँ पे मैंने लिए हैं, एक है मांजर, मार्जार, और दूसरा है व्याघ्र। व्याघ्र को तो आप समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसकी भूख होती है, बहुत आक्रामक होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है, उसकी ताकत भी अच्छी रहती है, पराक्रमी रहता है, हमेशा साहस भरे काम करना पसंद करता है, और सारे उससे डर के रहते कि बाप रे ये क्या कर देगा। तो ऐसा ही स्वभाव वाला होता है हमारे पित्त का व्यक्ति। पित्त प्रधान प्रकृति के रिसेबलेंस है, पित्त प्रधान प्रकृति के अनुकत्व है। तो इन्हें देखकर हमें समझना है कि पित्त प्रकृति कैसी होती है। मांजर या मार्जार जो उष्णता का द्वेषी होता है, मांजर या मांजर घर में आता है तो हमेशा कहाँ जाके बैठता है, हमेशा जो पानी का गड्ढा होता है, पानी के गड्ढे के बाजू में आपको ये मांजर बैठे हुए दिखेगा। और इसको दूध पसंद है, किंतु दूध भी ठंडा दूध, शीत गुण वाला, मधुर रस वाला, क्योंकि मधुर और शीत रस जो होते हैं वो पित्त का शमन करने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये एनिमल्स जो है वो पित्त का रिसेम्बलेंस करने वाले हैं। तो इन्हें देख कर ही हमें अपनी प्रकृति या लक्षण क्या होते हैं इन्हें समझना है। तीसरा हमारा प्राणी है गो, गाय, जो जिसका शरीर दष्ट पुष्ट होता है, अच्छी होती है गाय दिखने में, मतलब शरीर भरा फूला होता है। जैसे कफ प्रकृति के व्यक्ति भी भरे फूले होते हैं, इनका वजन कभी ज़्यादा कम नहीं होता, हमेशा बचपन से सुदृढ़ प्रकृति के वाले ये लोग होते हैं। और सुदृढ़ता से उनका एक शरीर सुगठित होता है, उपचित होता है, दिखने में भी वो अच्छा दिखते हैं, शोभादायी होता है शरीर। घोड़ा, अश्व, जो कफ का भी रिसेम्बलेंस करता है। जो हम देखते कफ प्रकृति के व्यक्ति चलते समय जैसे एक एक पैर गिन के चलते हैं, ऐसा हम उन्हें बोलते हैं। तो जो पैर जो उनके होते हैं जमीन पर जोर देके चलने की उनकी वृत्ति होती है। और इनमें एक प्रकार की ये भी होती है, मतलब जैसे चाल उनकी होती है, उसमें एक प्रकार की एक अच्छा ये होता है चाल उनकी। तो जैसे घोड़े की चाल होती है ना, घोड़ा एकदम अच्छे से चलता है, चपड़ भी होता है, तो चलने में भी अच्छा दिखता है। तो हंस भी एक प्राणी पक्षी है जो शुभ्र वर्ण का होता है। और हंस को चाल की उपमा दी है, डौलदार चाल जिसे बोलते हैं। तो अट्रैक्टिव गेट इसकी होती है। इस तरह से ये प्राणी रिसेंबल करते हैं कफ प्रकृति को। तो इन्हें देख के हमें पता चलता है कि कफ प्रकृति की व्यक्ति कैसे होती है और कफ प्रकृति को हमें कैसे समझ लेना है, या कफ प्रकृति के लक्षण हमारे शरीर में कैसे होते हैं। तो इस तरह से ये सारे लक्षण जो अभी मैंने बताया, प्रकृति, इसके साथ साथ दोषानुशयितम हेशम देह प्रकृति उच्यते। सो क्लोज कनेक्शन विथ दोषा in biology, प्रकृति of a person in context to morphology or physiology or psychology। जो मैंने अभी बताया, जीनोटाइप, it is the arrangements of gene after paternal maternal chromosomes, and genotype interacting with two environmental and only extrauterine intrauterine and expound characters titled as phenotype। तो जीनोटाइप का जो टाइटल होता है लास्ट में उसे फिनोटाइप हम कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स में अभी आज हमने पढ़ा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस दोषाज हैव द प्रीडोमिनेंस, क्लोज कनेक्शन विथ फीटस एंड इट कैन बी प्रिजर्व टू द एक्सप्रेशंस ऑफ बॉडी। जो दोष हमारे शरीर में बनते हैं पंचमहाभूतों से बनते हैं, एंड पंचमहाभूतों से ही हमारे दोष और दोषों का स्वभाव जो हमें रिसेंबल करता है। सो प्रकृति इज द इनमरेशन ऑफ बॉडी फीचर्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इसे मन का भी हमें अंतर्भाव करना है, क्योंकि शरीर के साथ साथ मन का भी खासा गहरा संबंध होता है।
मन जैसा हो वैसा ही शरीर और मन, मानसिक कोई व्याधि होती है तो इसका परिणाम हमें शरीर पर देखने को मिलता है, और शरीर पर अगर शारीरिक कोई व्याधि होती है तो इससे हमारा मन दुखी होता है और इससे हमारे मन के ऊपर भी कुछ परिणाम हमें देखने को मिलता है। शारीरिक व्याधि या पेन से हमारा मन भी दुखी बनता है। तो प्रकृति के बारे में आज हमने ये बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, प्रकृति टेम्परामेंट क्या होती है, प्रकृति के अलग अलग वर्गीकरण किया है, दोषज प्रकृति, जात्यादि प्रकृति, पांचभौतिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। तो इसका भी हम आगे से वर्णन देखेंगे और यहाँ पे मैं रुकती हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में इनपुट कीजिए, पुटअप कीजिए। लास्ट में अलग से में प्रकृति के सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब मैं दूंगी। बच्चों की प्रकृति के बारे में भी पूछा था, तो बच्चों की प्रकृति परीक्षण का अभी फिलहाल तो कोई साइंटिफिक, मेरे नॉलेज से कोई साइंटिफिक यहाँ पे प्रोफार्मा नहीं है। तो जो प्रोफार्मा रेगुलर हम यूज़ करते हैं जिसमें शारीरिक या मानसिक लक्षण होते हैं, तो शारीरिक और मानसिक और अणुकत्व के हिसाब से ही प्रकृति का परीक्षण हम करते हैं। अलग से कुछ बच्चों के लिए खासा मेरे नॉलेज में तो कोई पैरामीटर या कोई ये नहीं है, क्योंकि बच्चों में भी वही पैरामीटर हमें यूज़ करना है और इसी हिसाब से बच्चों के, क्योंकि मराठी में बोलते बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, म्हणजे लहान मुलांमध्ये सुद्धा आपल्याला दिसतं की क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों में भी हमें वही जो क्वेश्चनरी होती है, वही जो तरीका होता है प्रकृति परीक्षण का, वही हमें इस्तेमाल करके बच्चों का परीक्षण करना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था हेरिडेटरी कैरेक्टर्स के बारे में, तो इसका काफ़ी सारा वर्णन, काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है। जो स्पर्म और ओवम के कैरेक्टर्स होते हैं तो कुछ हद तक वो उनमें आते हैं। जैसे बताया मैंने, स्पर्म वात होता है और ओवम कफ का होता है, तो डोमिनेंस होगा वात कफ का, और इस हिसाब से आप जो प्रकृति आपकी बनेगी इस हिसाब से ही आपकी प्रकृति बनेगी। थैंक यू डॉक्टर जोशी सर, थैंक यू एडीएफ फाउंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म फॉर दिस सीरीज ऑफ प्रकृति। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।